नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 9th चैप्टर किरण प्रकाश के प्रकाशिक यंत्र से संबंधित एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस वीडियो में सबसे पहले हम प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित करेंगे, इसके लिए आवश्यक शर्तें देखेंगे। उसके पश्चात क्रांतिक कोण को यहां पर परिभाषित करने वाले हैं। उसके बाद हम प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर देखने वाले हैं, उनको समझने वाले हैं। और इस वीडियो के अंत में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित एक महत्वपूर्ण युक्ति, प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर का सिद्धांत समझेंगे, बनावट समझेंगे, कार्यविधि समझेंगे। तो ये जो आज का हमारा वीडियो है वो पूरी तरह से प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस चैप्टर में हमने प्रकाश का परावर्तन पहले ही पढ़ लिया है। प्रकाश का परावर्तन हमने पहले ही वीडियो में, पहले ही टॉपिक में देख लिया। जिसे मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूं, थोड़ा सा याद दिला देता हूं होता क्या है। चलिए देखिए, ये हमारे पास में दो माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ है। इसको हम माध्यम 1 कह रहे हैं और ये है माध्यम 2। अब कोई प्रकाश की किरण है, वो माध्यम 1 में इस तरीके से आ रही है और यहां से दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाती है। तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ओके, यहां से कोई प्रकाश की किरण आती है, इस माध्यम से या इस पृष्ठ से टकराकर वापस यदि उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हमने ये देखा कि ये जो किरण है जिस बिंदु से आकर टकराती, उस बिंदु से होकर गुजरने वाली तल के लंबवत जो काल्पनिक रेखा है उसको हमने अभिलंब कहा। एन डैश से उसको रिप्रेजेंट किया। ओके, ये तो हमने पढ़ा है प्रकाश के परावर्तन में। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ठीक ऐसा ही होता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। उसको समझने के लिए हमें इसकी हेल्प तो लेनी ही होगी। चलिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहां पर ले लेता हूं एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। देखो, ये आपको ध्यान में रखना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने के लिए मैं यहां पर दो माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ, अंतरा पृष्ठ यहां पर ले लेता हूं। इस लाइन से जस्ट ऊपर हमारे पास में जो माध्यम है वो है विरल माध्यम। माध्यम कैसा है? विरल माध्यम है। और इस रेखा से, इस लाइन से जस्ट नीचे जो माध्यम है वो है सघन माध्यम। और दोनों माध्यमों को अलग करने वाला ये जो पृष्ठ है इसको हम कहते हैं अंतरा पृष्ठ। इसको क्या कहा जाता है? अंतरा पृष्ठ कहा जाता है। अंतरा पृष्ठ को एम डैश से प्रदर्शित करते हैं। ये एक मिरर के रूप में कार्य करता है, इस वजह से इसको एम डैश के रूप में लिख देते हैं। अब यहां पर मैं लेता हूं कोई प्रकाश स्रोत। यहां पर हम क्या ले लेते हैं? कोई प्रकाश स्रोत यहां पर ले लेता हूं। यहां से प्रकाश की किरणें बाहर निकलती है। यह है कोई प्रकाश स्रोत। और इस प्रकाश स्रोत से निकलने वाली किरणों को आप समझें। एक बार इस डायग्राम को अच्छे से समझ लें ताकि हम प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन को अच्छे से
परिभाषित कर सकें। मैं यहां पर एक प्रकाश की किरण यहां से बाहर निकलती है और यहां से टकराती है। अब देखो, इस प्रकाश किरण का जो कुछ हिस्सा है वो तो पारगमित हो जाता है और कुछ हिस्सा है वो परावर्तित हो जाता है। जो मैं बोल रहा हूं उसको आप समझ लें। एक प्रकाश किरण इस पर आपतित हुई, इस बिंदु से टकराकर वापस आ जाती है और कुछ हिस्सा इसका क्या हो जाता है, पारगमित हो जाता है। देखो, आपको यह ध्यान रखना है कि प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरण सघन माध्यम में ही जा रही है। इसका कुछ हिस्सा विरल माध्यम में चला जाता है और कुछ इस अंतरापृष्ठ से टकराकर वापस उसी सघन माध्यम में लौट आता है। अब मैं यहां पर इस प्रकाश स्रोत से चलने वाली जो दूसरी प्रकाश किरण है उसको यहां पर आपको दिखा रहा हूं। अब इसका कुछ हिस्सा परावर्तित हो जाता है और कुछ हिस्सा अपवर्तित हो जाता है। इसे आप समझ लें कि एक हिस्सा तो इसका क्या हो गया है, ये प्रकाश किरण जा रही है, यहां से टकराकर वापस लौट आती है, एक हिस्सा इसका अपवर्तित हो जाता है। देखो, ये अपने पथ से विचलित हो गई है, ये अपने पथ से क्या हो गई है, विचलित हो गई है। इसको भी आप समझ लें, ये जानी तो यहां से चाहिए थी बट ये थोड़ी सी क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, अपने पथ से मुड़ जाती है। अगली स्थिति में आपके सामने रखता हूं, यहां पर प्रकाश किरण को मैंने कुछ आपतन कोण है इसको मैं बढ़ाता जा रहा हूं। आपतन कोण है यहां पर है 0, यहां पर आपतन कोण का मान 0 से ज्यादा है। अब हमने आपतन कोण का मान और अधिक कर दिया है और अधिक कर देंगे तो एक हिस्सा इसका इस तरीके से परावर्तित हो जाएगा और एक हिस्सा इस तरीके से अपवर्तित हो जाएगा। अभी इनको अभिलंब के जरिए में समझा दूंगा। एक और प्रकाश किरण यहां से हम आपतित करवाते हैं। अब की बार इस पृष्ठ के ऊपर आपतित हो रही है तो देखिए, इसका एक हिस्सा तो इधर इस पृष्ठ के अनुदिश जाता है और एक हिस्सा, देखो, एक हिस्सा तो इसका क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, ऐसे इस तरीके से परावर्तित हो जाएगा। और जो हिस्सा इसका अपवर्तित हो रहा था, अब की बार ये इस पृष्ठ के समांतर चला जाता है, इस पृष्ठ के समांतर चला जाता है। यहां से आप देखें, दिखना चाहिए, ये मैं थोड़ा सा और इसको मोटा कर देता हूं, ये इस पृष्ठ के समांतर चला जाता है। अब एक प्रकाश किरण, ये मैंने इस प्रकाश किरण को थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दिया है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए, इस तरीके से हम रख लेते हैं इसको ऐसे। अब अंतिम प्रकाश किरण में यहां से लेकर चल रहा हूं, इसके ऊपर आपतित करवा रहा हूं और यहां पर आप देखेंगे ये इस तरीके से आपतित हो रही है और यहां से ये विरल माध्यम में अब की बार नहीं जाती, पूरी तरह से सघन माध्यम में ही रह जाती है। चलिए एक बार पुनः एक एक करके सभी प्रकाश किरणों को देखेंगे, क्योंकि सारा काम हम एक साथ नहीं कर पाए थे। यहां पर आप ध्यान देंगे, ये हमारे पास में प्रकाश स्रोत है, यहां से चलने वाली प्रकाश किरण का ये वाली तो जो प्रकाश किरण है ये परावर्तित है और ये वाली जो प्रकाश किरण है ये अपवर्तित है। हमने यहां पर आपतन कोण बढ़ा दिया है। आपतन कोण क्या कर दिया है, मैंने यहां पर ये जो आपतन कोण है ये है I, आपतन कोण ये है I। आपतन कोण यहां 0 था, यहां पर थोड़ा सा बढ़ चुका है, ये n डेश है। अब और क्या है, इस आपतन कोण का मान और अधिक बढ़ा देते हैं, और अधिक बढ़ाएंगे तो हमारे पास में देखिए इस तरीके की परावर्तित और अपवर्तित प्रकाश किरणें प्राप्त होगी। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, आपतन कोण का मान बढ़ाते बढ़ाते मैंने इतना कर दिया है कि एक हिस्सा तो इसका इधर चला जाता है, एक हिस्सा इधर आ जाता है। यहां पर आप देखेंगे कि जो अपवर्तन कोण है, जो अपवर्तन कोण है वो हमारे पास में यहां पर
आर का मान है वो 90 डिग्री हो जाता है। यहां पर ये आर है, ये आर है। आपतन कोण इस स्थिति में आईसी से लिखेंगे। किससे लिखा जाएगा? आईसी से लिखा जाएगा। तो देखिए, सघन माध्यम में आपतन का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, इस आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। अब प्रकाश किरण को मैं क्रांतिक कोण से भी अधिक के आपतन कोण पर यदि आपतित करवाता हूं, तो हमारे पास में यहां पर ये है I ग्रेटर देन IC। चलिए इसको एक बार मिटाकर दोबारा पुट करते हैं कि यहां पर जो I है वो बड़ा है IC से, और प्रकाश की किरण इधर जाती है, ये विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाती। ये वाली जो स्थिति है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाली स्थिति है। यहां पर क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इस स्थिति में जो प्रकाश किरण है उसका एक भी हिस्सा विरल माध्यम में नहीं जाता, तो इसको हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक बार आप ध्यान देंगे, सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जब अंतरापृष्ठ पर आपतित होती है तो उसका एक हिस्सा विरल में, एक हिस्सा सघन माध्यम में चला जाता है। विरल में जाएगा अपवर्तित होकर, सघन में आएगा परावर्तित होकर। जैसे जैसे आप आपतन कोण बढ़ाएंगे, अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसके ऊपर अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो उस स्थिति में जो आपतन कोण होता है उसको हम क्रांतिक कोण कहते हैं। ये क्रांतिक कोण की स्थिति है। ये वाली जो स्थिति आप देख रहे हैं ये क्रांतिक कोण की स्थिति है। आपतन कोण का वह मान जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, क्रांतिक कोण कहलाता है। अब यदि हम किसी प्रकाश किरण को क्रांतिक कोण से ज्यादा कोण के ऊपर आपतित करवाए, यहां पर जो आई है आपतन कोण, इसकी वैल्यू क्रांतिक कोण से भी ज्यादा रखी, तब अब इसका जो अपवर्तन वाला हिस्सा है वो भी इसी में ही आ जाता है। तो एक भी पार्ट है इसका विरल माध्यम में नहीं जाता। इस स्थिति को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाली स्थिति कहेंगे। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। ओके, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, डेफिनेशन क्या है, इससे पहले हम क्रांतिक कोण को परिभाषित करेंगे। क्रांतिक कोण की डेफिनेशन तो क्या हो जाएगी कि सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, क्रांतिक कोण कहलाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की डेफिनेशन क्या है कि सघन माध्यम में जब कोई प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक के कोण पर आपतित होती है तो उसका एक भी हिस्सा विरल माध्यम में नहीं जाता। वो प्रकाश किरण अंतरापृष्ठ से परावर्तित होकर उसी माध्यम में पूरी तरह से लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। चलिए दोनों की डेफिनेशन में आपके सामने रख देता हूं। ये डायग्राम है वो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले परिभाषित करने वाले हैं क्रांतिक कोण को। चलिए जो डेफिनेशन अभी मैंने बताई वही मैं आपके सामने पुट कर रहा हूं कि सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जिसके संगत विरल माध्यम में, इसके संगत विरल माध्यम में, इसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन
कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, कोमा क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण को अंग्रेजी में क्रिटिकल एंगल कहते हैं और इसको आईसी से लिखा जाता है, आईसी से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए डेफिनेशन एक बार पुनः देख लीजिए कि सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो उस स्थिति में जो एंगल है उसको हम क्रांतिक कोण कहेंगे। पुनः समझ लें, ये हमारे पास में इधर है विरल माध्यम, ये है हमारे पास में सघन माध्यम, और कोई प्रकाश की किरण इस बिंदु पर आकर आपतित होती है। आप यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात ये अंतरापृष्ठ के अनुदिश चलती है। तो इस आपतन कोण को हम आईसी, और इस स्थिति में जो अपवर्तन कोण होता है वो 90 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो आपतन कोण का वह मान जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है क्रांतिक कोण कहलाता है। ओके, देखिए यहां पर हम क्या जानते हैं, एक रिलेशन में आपके सामने रख देता हूं। स्नेल के नियम से देखिए हम जानते हैं एक रिलेशन है, स्नेल के नियम से हम जानते हैं साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर n/2 तो n/2 का मतलब हो गया इस माध्यम का, यदि ये कांच हो, ये वायु हो, और यदि ये वायु ही हो और कोई सा भी नहीं लेकर आप वायु ले लेते हैं, तो वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो 1 होता है। तो ये n ए जी इस तरीके से लिखेंगे। तो एन ए जी की बजाय यहां पर हम क्या लिख देते हैं, चलिए ध्यान देंगे एक बार पुनः कि ये वाला जो माध्यम है इसका अपवर्तनांक तो है एन ए, इसका है एन एम, तो एन ए एम इसको लिखेंगे, जिसे एन ए अपॉन में एन एम लिखेंगे। एन ए का मान हो गया है 1, एन एम आ गया। अब देखिए क्रांतिक कोण की स्थिति में, क्रांतिक कोण की स्थिति में आई बराबर तो हो जाएगा हमारे पास में आई सी, और आर बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। आर बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा, साइन आई सी अपॉन में साइन 90 डिग्री बराबर आ गया है 1 अपॉन में एन एम, 1 अपॉन एन एम। तो अपने पास में एक महत्वपूर्ण रिलेशन आ गया है साइन आई सी, साइन आई सी बराबर 1 में एन एम। ये एन एम है वो सघन माध्यम का अपवर्तनांक है। एन एम क्या है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। एन एम क्या कहलाता है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक कहलाएगा। यह आपको ध्यान में रखना है। यह क्रांतिक कोण की डेफिनेशन हो गई। अब देखें, अब मैं यहां पर परिभाषित करने वाला हूं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन को। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और देखिए ये हमने परिभाषित कर दिया, एक बार पुनः सुन लीजिए कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक के कोण पर आपतित होती है तो वो अंतरापृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। देखिए क्या है डेफिनेशन, सघन माध्यम में ही होता है ऐसा। सर्वप्रथम ही लिख देता हूं मैं,
सघन माध्यम में, सघन माध्यम में जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम में जब कोई प्रकाश किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर, क्रांतिक कोण से ज्यादा अधिक कोण पर आपतित होती है, आपतित होती है, तो प्रकाश किरण अंतरापृष्ठ से पूर्णतः परावर्तित हो जाती है। प्रकाश किरण अंतरापृष्ठ से, मतलब दोनों माध्यमों को अलग करने वाला जो पृष्ठ है उससे पूर्णतः क्या हो जाएगी, पूर्णतः परावर्तित हो जाएगी, पूर्णतः परावर्तित हो जाएगी, पूर्णतः परावर्तित हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। अब देखें, एक डायग्राम के जरिए इसको पुनः समझ लेते हैं। ये हमारे पास में विरल माध्यम है, ये हमारे पास में सघन माध्यम है, और यहां पर प्रकाश की किरण है वो आकर आपतित होती है। ये जो आपतन कोण का मान है, यहां पर ये जो आपतन कोण है आई है वो IC से बड़ा है, तो उस स्थिति के अंदर प्रकाश किरण का एक भी हिस्सा विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसके लिए कुछ आवश्यक कंडीशन है, दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन आप देख लीजिए क्या क्या हैं। आवश्यक शर्तें, प्रकाश की किरण है उसकी डायरेक्शन है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जानी चाहिए, और दूसरी शर्त है कि क्रांतिक कोण से अधिक कोण प्राप्त होनी चाहिए। पहली शर्त क्या है, शर्तें देखें आप। पहली शर्त हमारे पास में है प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जानी चाहिए, विरल माध्यम की ओर, विरल माध्यम की ओर जानी चाहिए। पहली शर्त यही है। मतलब ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वो सघन माध्यम में ही होता है। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपतन कोण का जो मान है वो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्या होना चाहिए, क्रांतिक कोण से अधिक का होना चाहिए, I ग्रेटर देन IC। ओके, तो ये दो आवश्यक शर्तें हैं। इसके पश्चात हम प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर देखेंगे। पहला जो हमारा एग्जाम्पल है, देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल है, उसमें से सबसे पहले मैं ले लेता हूं एक आसान से एग्जाम्पल को लेता हूं मैं सबसे पहले।
देखो क्या है, पानी में डूबी, पानी में डूबी परख नली का, परख नली का चमकते हुए दिखाई देना, चमकते हुए दिखाई देना। कि पानी के अंदर कोई परख नली डूबी हुई है तो वो चमकती हुई नजर आती है। ऐसे कैसे? तो देखेंगे आप यहां पर, ये हमारे पास में एक पात्र है और इस पात्र के अंदर जल भरा हुआ है। क्या भरा है? जल भरा हुआ है। अब यहां पर हम एक परख नली रख देते हैं। इस तरीके से एक परख नली में यहां पर पुट कर देता हूं। ये हमारे पास में एक परख नली है इस तरीके से, और इस परख नली पर कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से आपतित होती है। इस तरीके से वो परावर्तित, पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर यहां पहुंचती है। यहां पर ये ऐसे जा रही है, यहां अपनी आंख लगी हुई है, ये अपना नेत्र है, यहां से हम इसको देख रहे हैं, यहां से इसको देखा जा रहा है। एक बार देख ले में क्या है चित्र। ये पानी है, पानी के अंदर डूबी हुई है परख नली इस तरीके से, ऐसे। चलिए देखेंगे, अच्छे से इसको समझ लीजिए। तो ये जो परख नली है, ये परख नली आप जो देख रहे हैं, ये आप जानते हैं कांच की बनी हुई है। काय की बनी हुई है? कांच की बनी हुई है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करो पहले कि ये तो है कांच, ये तो क्या है? कांच, और इसके अंदर है वायु। इसमें ये क्या है? वायु। कांच एक सघन माध्यम होता है। कांच कैसा माध्यम है? एक सघन माध्यम होता है। और वायु एक विरल माध्यम होता है। वायु कैसा माध्यम है? विरल माध्यम। कांच सघन है जबकि वायु विरल माध्यम है। अब यहां से कोई प्रकाश की किरण चल रही है तो इसके लिए कांच सघन माध्यम हो गई। ये कांच में इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसको आप अच्छे से समझ लें। इस वाली स्थिति को मैं यदि थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, यहां वाली स्थिति को मैंने क्या कर दिया है, थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया है। ये कांच है ऐसे। अब यहां से प्रकाश की किरण ऐसे चलेगी और वो यहां से परावर्तित होकर आएगी। इधर ये तो है कांच, ये तो क्या है? कांच, और इधर क्या है? वायु। तो ये है सघन माध्यम, ये विरल माध्यम। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर यहां अपनी आंख में पहुंचती है, इस वजह से ये चमकती हुई नजर आती है। ओके, ये आपको समझ आ जाना चाहिए। अगला एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि पानी है हमारे पास में और पानी के अंदर वायु का बुलबुला है। पानी के अंदर क्या है? वायु का बुलबुला है। या ये वायु का बुलबुला है वो कांच में भी हो सकता है। किसमें हो सकता है? कांच में भी हो सकता है। तो पानी में वायु के बुलबुले का चमकते हुए दिखाई देना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटना है। कैसे? यहां से प्रकाश की किरण आई, वो यहां से ही टकराकर वापस चली जाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। यहां अपना नेत्र लगा हुआ है, यहां से आप इसको देख रहे हैं, ये नेत्र है। ओके, देख लीजिए, ये क्या है? वायु का बुलबुला है। वायु का बुलबुला है और वायु के बुलबुले के ऊपर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। यहां पर इसके बीच में है वायु, बीच में क्या है? वायु, और इधर इसमें भरा हुआ है जल। जल यहां पर काम करेगा सघन माध्यम की तरह। कौन से माध्यम की तरह काम करेगा? सघन माध्यम की तरह। वायु यहां पर विरल माध्यम की तरह काम कर रही है। तो प्रकाश की किरण है वो यहां से सघन माध्यम में ही पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर हमारी आंख में पहुंचती है। इस कारण से पानी में
पानी में वायु के बुलबुले का चमकता हुआ दिखाई देना। वायु के बुलबुले का चमकते हुए दिखाई देना। बुलबुले का चमकना किस वजह से चमकता हुआ दिखाई देता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से चमकता हुआ दिखाई देता है। यही बुलबुला यदि कांच में हो तो भी वो हमें चमकता हुआ। कई बार आपने देखा होगा कि कांच की एक स्लेब है, कांच की पट्टी का है, मोटा कांच है, उसमें बिल्कुल बारीक बारीक से वायु के गैप रह जाते हैं, तो वो वायु का जो बुलबुला वहां बन जाता है, वो चमकता हुआ नजर आता है। कांच में पड़ी दरार है, वो भी चमकती हुई नजर आती है। जैसे ये हमारे पास में कोई कांच की पट्टिका है। अब इस कांच की पट्टिका के अंदर क्या हो जाता है? एक दरार पड़ जाती है। इस तरीके से क्या पड़ गई है? एक दरार पड़ गई है। अब क्या होता है? यह भी चमकते हुए नजर आती है। क्यों नजर आती है? उसके पीछे आप रीजन समझ लेवे कि यहां से कोई प्रकाश की किरण आई और वो इसी कांच से ही, देखो इसको भी अच्छे से समझ लेवे आप। यहां अपना प्रकाशिक यंत्र, विद्यार्थियों अपना प्रकाशिक यंत्र को हम आंख कहते हैं। थोड़ा सा एंगल आंख का इस तरीके का आ गया है, आप समझ ही जाएंगे। ठीक है, उल्टा आ गया भाई। अभी इस चित्र को मैं ऐसे घुमा दूंगा, अपने पास में है सुविधा ऐसी, जादू लगाएंगे ऐसे घूम जाएगा। देखो आप, बीच में ये है वायु, बीच में क्या है? वायु। और यहां है अपने पास में कांच। यहां अपने पास में क्या है? कांच। चलो पहले घुमाते हैं फिर नाम लिखते हैं, अन्यथा फिर ये नाम भी घूम जाएंगे। ठीक है, ठीक है। एक बार इनको हम पुनः लिख लेते हैं। ये हमारे पास में है कांच और ये हमारे पास में है वायु की दरार। ये जो कांच है ये है सघन माध्यम। कैसा माध्यम है विद्यार्थियों? सघन। और वायु कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है। वायु कैसा माध्यम है? विरल माध्यम। यहां से प्रकाश की किरण चलती है, कांच में ही उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, हमारी आंख तक पहुंचती है। ओके, इस तरीके से पहुंचेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कांच में पड़ी दरार का चमकते हुए दिखाई देना। रोड पर आपने गर्मियों के दिनों में देखा होगा, रोड पर जब हम किसी साधन में बैठकर जा रहे होते हैं तो दूर पानी भरा हुआ नजर आता है। जैसे हम चल रहे हैं तो दूर रोड के ऊपर पानी भरा हुआ नजर आता है, लेकिन जैसे ही हम नजदीक पहुंचते हैं तो वहां पर कोई पानी नहीं होता। वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से पानी दिखाई देता है। और ऐसी ही घटना रेगिस्तान में भी घटित होती है, जिसको मृग मरीचिका कहते हैं। चलिए उस घटना को भी मैं आपके सामने रख देता हूं। मृग मरीचिका। मृग मरीचिका, मरीचिका का मतलब होता ब्रह्म। एक ब्रह्म की स्थिति क्रिएट होती है, मृग के साथ में ऐसा होता है। इस कारण से इस घटना को हम मृग मरीचिका कहते हैं। क्या कहते हैं? मृग मरीचिका कहा जाता है। ये हमारे पास में एक पेड़ है और ये जो पेड़ है ऐसे है। ठीक है, अब क्या है, यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, या आप हिरण समझ लीजिए। यहां पर आप क्या ले सकते हैं? व्यक्ति या कोई हिरण यहां पर मौजूद है। गर्मियों के दिनों की बात है। मृग मरीचिका की जो घटना घटित होती है वो कब घटित होती है? गर्मियों में होती है। और कौन से क्षेत्र में होती है? रेगिस्तान में होती है। मोस्टली कहां होती है ये घटना? रेगिस्तान में होती है। अब ऐसा होने पर गर्मियों में क्या होता है, ये वाली जो वायु होती है ये गर्म हो जाती है और विरल वायु बन जाती है। गर्म विरल वायु, क्योंकि यहां से गर्म होगी तो जो वायु है वो फैलकर ऊपर चली जाएगी। जस्ट ऊपर है ये, यहां पर सघन वायु, सघन वायु होगी।
क्योंकि यहां पर जब टेम्परेचर, पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ेगा तो यहां वाली वायु है वो हटकर ऊपर चली जाएगी, तो ऊपर हो जाएगी सघन वायु, नीचे हो जाएगी विरल वायु। मैं सघन वायु और विरल वायु को अलग अलग दिखाने के लिए एक लाइन आपके सामने, हालांकि ऐसे कोई फिक्स कोई बाउंड्री तो होती नहीं है, बट मैंने दिखा दिया भाई इस लाइन के नीचे तो है विरल वायु, इस लाइन के ऊपर है सघन वायु। अब क्या होता है, यहां से कोई प्रकाश की किरण चल रही है, वो प्रकाश की किरण यहां से सघन वायु से ही पूर्णांतरिक परावर्तन होकर उसका क्या हो जाता है, पूर्णांतरिक परावर्तन, और पूर्णांतरिक परावर्तन होने के पश्चात हमारे तक पहुंचती है। अब इस व्यक्ति को, जो व्यक्ति यहां खड़ा है उसको ये पेड़ तो दिख रहा है, लेकिन ये वाली प्रकाश की किरण इधर नीचे से आती हुई नजर आती है। आप इसको देखें, इस वाले व्यक्ति को ये वाली प्रकाश की किरण यहां से आती हुई नजर आएगी, यहां से आती हुई नजर आएगी, तो ये जो पेड़ है इसको दो पेड़ हो गए नहीं, हम इस पूरी व्यवस्था को ही यहां से हटा देते हैं, दिक्कत हो जाएगी अन्यथा बहुत कॉम्प्लिकेटेड। ये जो पेड़ है वो हमें इस तरीके से उल्टा दिखाई पड़ता है, ये जो पेड़ है। अब इस व्यक्ति को क्या नजर आ रहा है कि भाई ये वाली प्रकाश की किरण इधर नीचे से आ रही है, जबकि आ तो यहां से पूर्णांतरिक परावर्तित होकर ही रही है, बट इस व्यक्ति को ये यहां से आती हुई नजर आ रही है। यदि यहां पर हिरण खड़ा है तो उस हिरण को भी ऐसे यहां से नीचे से आती हुई नजर आएगी, मतलब पेड़ है, एक उल्टा पेड़ इसके जस्ट नीचे और दिखाई देता है। और विद्यार्थियों हम ये जानते हैं कि पेड़ के पास में जब पानी भरा होता है तो उसकी पानी में भी परछाई बनती है, तो ऐसा लगता है दूर खड़े व्यक्ति या हिरण को कि इस पेड़ के नीचे पानी भरा हुआ है, इस वजह से इस पेड़ की परछाई यहां दिखाई देती है, जबकि एक्चुअल में यहां कोई पानी नहीं है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से इस पेड़ का प्रतिबिंब यहां पर भी दिखाई पड़ता है, तो ये एक भ्रम की स्थिति क्रिएट होती है। इस वजह से जो हिरण होता है वो पानी की तलाश में इधर इसके पास में आता है, तो यहां पर पानी नहीं मिलता, और इस घटना को हम मृग मरीचिका कहते हैं। मृग को एक ऐसा भ्रम होता है, इस वजह से इस घटना का क्या नाम दिया गया, मृग मरीचिका दिया गया। और आप गर्मियों के दिनों में सड़क पर दूर पानी भरा हुआ दिखाई देता है, जब हमारा साधन या हम पास में जाते हैं तो वहां पर पानी नजर नहीं आता। ये जो घटना है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटना है। ओके, तो ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं। इसमें एक और एग्जाम्पल है हीरे का चमकना, जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने यहां पर आपको बता दिए हैं, क्लियर कर दिए हैं। अब हम एक ऐसा उपकरण लेकर चलेंगे जो कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, जिसको हम कह रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु। तो ये किस पर आधारित है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है, परावर्तन पर आधारित। ओके, अब देखिए प्रकाशिक तंतु है वो कांच की बिल्कुल बारीक संरचनाओं से बना होता है। किसका बना होता है, कांच की बालनुमा संरचनाओं से बना होता है, बालनुमा संरचनाओं से निर्मित। संरचनाओं से निर्मित होता है। ओके, कांच की बालनुमा संरचनाओं से यह निर्मित होता है। देखिए इसका निर्माण कैसे होता है एक बार देख लीजिएगा। मैं यहां पर थोड़ा सा इसको मोटा ले लेता हूं, यह हमारे पास में इस तरीके से, ये बिल्कुल कांच की संरचनाएं इसके बीचों बीच मौजूद हैं। यहां पर आप ध्यान देंगे,
ये जो मैंने बीच में एक बेलनाकार आपको संरचना दिखाई, ये तार जैसा होता है और बिल्कुल ये कांच से बना हुआ है। इसके ऊपर ये कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ की पॉलिश की हुई है, कम अपवर्तनांक, कम अपवर्तनांक वाली पॉलिश इसके ऊपर की हुई होती है। कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ की पॉलिश इसके ऊपर की हुई होती है। बीच में मौजूद होता है यहां पर कांच। यहां पर क्या मौजूद होता है? कांच मौजूद होता है। अब हम यहां पर देखिए, इसके अंदर यदि कोई प्रकाश की किरण को आपतित करवा दें, प्रकाश किरण को ऐसे आपतित करवा देंगे तो यहां से प्रकाश का कांच में ही बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इस तरीके से जो प्रकाश है उसका अंदर ही अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ये विरल माध्यम वाली इस पॉलिश के अंदर नहीं जाता। मतलब ये जो प्रकाश किरण है वो इस तरीके से चलती जाएगी और एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगी, ये ऐसे पहुंच जाएगी। ओके, तो ये है प्रकाशिक तंतु जो कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। इसके बीच में बिल्कुल कांच की बिल्कुल बारीक बारीक धागेनुमा संरचनाओं से एक रस्सी बनाई जाती है जिसको हम प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। अब देखिए इनका उपयोग कहां होता है, तो इसका जो सबसे ज्यादा उपयोग होता है वो होता है संचार व्यवस्थाओं में। सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबलों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा शरीर की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है। ओके, तो आपको इसमें से जो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जा सकते हैं मैंने सारी चीजें आपके सामने रख दी है। अब मैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित कुछ डायग्राम आपके सामने रखूंगा जो कि हमने प्रिज्म से तैयार किए हैं। चलिए, प्रिज्म एक कांच की त्रिविम संरचना होती है जिसमें 5 फलक होते हैं, 2 त्रिभुजाकार फलक होते हैं, 3 आयताकार फलक होते हैं और यहां पर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग करते हुए प्रकाश को हम मोड़ेंगे, 180 डिग्री के कोण पर मोड़ेंगे, 90 डिग्री के कोण पर मोड़ेंगे और साथ में किसी प्रतिबिंब को उल्टा किस तरीके से दिखाते हैं इसको भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो प्रिज्म की सहायता से ये जैसे हमारे पास में एक प्रिज्म है, सबसे पहले मैं प्रिज्म की सहायता से प्रकाश को 90 डिग्री के कोण पर मोड़ने वाला हूं। कितने डिग्री के कोण पर मोड़ने वाला हूं? 90 डिग्री के कोण पर। यहां से प्रकाश की किरण आपतित होती है, इसको भी हम एक कंटिन्यूअस लाइन के रूप में ले लेते हैं। इस तरीके से आप देखें ये प्रिज्म है हमारे पास में, यहां से कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है इस तरीके से और ये परावर्तित होकर इधर जाएगी ऐसे। आप ध्यान देंगे ये प्रकाश की किरण आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात ये इस तरीके से चली जाएगी। तो 90 डिग्री पर हमने मोड़ दिया है। तो प्रकाश किरण को कितने डिग्री पर मोड़ सकते हैं? प्रिज्म की सहायता से 90 डिग्री के कोण पर मोड़ सकते हैं। तो यहां पर हमने 90 डिग्री के कोण पर इसको मोड़ दिया है। 180 डिग्री के कोण पर भी आप मोड़ सकते हैं। देखिए इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, एक इस तरीके का प्रिज्म लेंगे, एक ऐसा प्रिज्म लेंगे और देखें आप किस तरीके से मोड़ा जाएगा। एक प्रकाश की किरण ऐसे आपतित होगी, दूसरी वाली प्रकाश की किरण इस तरीके से यहां से टकराएगी, वापस इधर आ जाएगी। यहां पर आप ध्यान दें, हमारे पास में जैसे ये कोई वस्तु है ए बी,
ऐसे प्रकाश की किरण चल रही है, यहां से पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाती है, फिर यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाती है, यहां पर एक का प्रतिबिंब बनता है ए डैश, और बीच से चलने वाली प्रकाश की किरण का एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दोबारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यहां पहुंचती है, ये बन जाता बी डैश। आप यहां देखेंगे ए ऊपर बी नीचे, यहां प्रतिबिंब में ए डैश नीचे बी डैश ऊपर। यहां पर क्या हो रहा था, जो प्रतिबिंब है ए बी, अब वो यहां पर ए डैश बी डैश 90 डिग्री के कोण पर मुड़ रहा था, यहां 180 डिग्री के कोण पर मुड़ता है। ओके, तो यहां पर हम कितने डिग्री कोण पर उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर रहे हैं, 180 डिग्री के कोण पर मोड़ रहे हैं, 180 डिग्री के कोण पर मोड़ना। अब मैं एक और स्थिति प्रिज्म की यहां पर आपके सामने रख देता हूं। इस स्थिति में प्रकाश किरण देखिए यहां से चल रही है, और यहां से चलने के बाद में ये इस तरीके से टकराती है, ये इस तरीके से टकराती है, और इस तरीके से टकराने के बाद में ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, और ये ऐसे मुड़ जाती है, ये ऐसे मुड़ जाती है। एक बार ध्यान देंगे, ये हमारे पास में यहां पर है वस्तु, ये है वस्तु ए बी, ठीक है। अब यहां से कोई प्रकाश की किरण चली, यहां पर उसका अपवर्तन, यहां उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यहां अपवर्तन, और एक का जो प्रतिबिंब है ए डैश नीचे बनेगा, ए डैश किधर बनेगा, नीचे। और ये वाली जो प्रकाश किरण है वो यहां से पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर अपवर्तित होकर ए बी से चली थी, तो बी का प्रतिबिंब बी डैश यहां पर बनता है। तो देखो ए बी ऐसे था, तो बी डैश ए डैश उल्टा प्रतिबिंब है, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर रहे हैं। तो किसी प्रिज्म की सहायता से हम जो प्रतिबिंब है प्रकाश किरण को 90 डिग्री के कोण पर मोड़ सकते हैं, 180 डिग्री के कोण पर मोड़ सकते हैं, प्रिज्म की सहायता से उल्टा प्रतिबिंब भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मैंने जो अपने सिलेबस में थी, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से प्रिज्म की सहायता से प्रतिबिंब किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। एक जो हमने टॉपिक पढ़ा इस वीडियो में, क्रांति कोण, तो विभिन्न माध्यमों के लिए मैं क्रांति कोण आपके सामने रख देता हूं, उसी पेज पर आपको वापस लिए चलता हूं क्रांति कोण वाले टॉपिक की ओर। ये अपना क्रांति कोण का टॉपिक था। यहां पर मैं कुछ माध्यमों के लिए, विभिन्न माध्यमों के लिए क्रांति कोण, विभिन्न माध्यमों के लिए क्रांति कोण, माध्यमों के लिए क्रांतिक कोण, मैं यहां पर आपको 3 माध्यमों के लिए क्रांतिक कोण बताने वाला हूं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं पानी। पानी का जो क्रांतिक कोण है वो 48.75 डिग्री होता है। ओके, इसका मतलब है कि 48.75 डिग्री से ज्यादा कोण पर प्रकाश किरण जल में आपतित होती है, आपतन कोण का मान इससे ज्यादा होता है, तो वहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होगी। फिर बात करते हैं कांच। कांच के अंदर ये 41.14 डिग्री पर। और बात करते हैं हीरे पे। हीरे का जो क्रांतिक कोण है वो बहुत कम होता है, 24.41 डिग्री। ठीक है, तो ये मैंने विभिन्न माध्यमों के लिए क्रांतिक कोण बताए हैं। क्रांतिक इन कोणों से अधिक कोण पर इन माध्यमों में प्रकाश आपतित होता है, तो वहां पर इनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इसका मतलब है प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा वीडियो, जिसमें आपने प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। अब मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं, बता दूं कि यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, संपूर्ण सिलेबस से रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स की आवश्यकता हो, वीडियोज के कोर्स की आवश्यकता हो, तो आप हमारी एप्लीकेशन पर जाकर विजिट कीजिए। एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी।
इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दे रखी है। एप्लीकेशन है BCS एकेडमी। आप कक्षा 9, 10, 11, 12 नीट, IIT, लैब असिस्टेंट आदि की तैयारी कर रहे हैं तो इनके कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।